मजबूत टाँका हुआ बटन। लेखिका पोपटी हीरानंदानी। अनुवादक देवी नागरानी। मेरी भाग्यवान देखिए, हकीकत में जैसे मिलिट्री का एक किरदार। उस दिन कहा था, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा था, मेरी कोई भी बात तुम्हें अच्छी लगती है क्या? तब कहती है, तुम हो ही उल्टे, तो फिर मैं क्या करूं? अब मैं हो गया उल्टा और वो हुई सुलटी। खटपट भी तो इतनी है कि बस बात ही मत पूछो। जबान जैसे तेज धार वाली तलवार मुझ जैसे 6 फुट वाले को उसकी 3 इंच जबान लिटा देती है। दोस्त कहता है, जिस घर में मधुर वार्तालाप करने वाली औरत ना हो उसे जंगल में बस जाना चाहिए। सच। भला जंगल इस मेरे घर से किसी भी हाल में बदतर ना होगा? बराबर आग वन में भी लगती है, पर जब लगती है तो सब कुछ भस्म कर देती है ना। यहाँ तो हरदम आग लगी रहती है, किसी न किसी कोने में आग के शोले उठते ही रहते हैं। इससे तो अगर घर छोड़कर पर मैं निकलूँ तो क्यों निकलूँ? घर मेरा है और मैं ही निकलूँ? क्यों ना इसको ही निकाल दूँ, अपने बच्चों की माँ को निकाल दूँ। बच्चों का क्या होगा? घर का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? लोगों को मारो गोली। यही तो थे जो कहते फिरते थे, शादी क्यों नहीं करते? मोमल का मुखड़ा कब दिखाओगे? भगवती के शादी ब्याह के गीत कब गूंजेंगे? ये लो, मोमल ले आया। अब इस भाग्यवान सुराई के मुंह से जो ये जहर उगलता रहता है, वो मेरे सिवा दूसरा कौन निगलता है? मैं भी अजीब आदमी हूँ। इस तोती ने अपनी चोंच से कोंचते कोंचते मेरे पंखों को इतना सपाट और चिकना बना दिया कि मेरे पास सालों के साल उसके साथ पिंजरे में रहने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। पर सोचता हूँ कि मैं उससे इतना क्यों डरता हूँ? औरत से डर रहा हूँ। ऑफिस में तो मैं कड़कती आवाज़ में बात करता हूँ, वो जरीन कपाड़िया मुझसे कितना कतराती है। ड्राफ्ट लिखते वक्त उसके हाथ कांपते हैं। सब चपरासी मुझसे डरते रहते हैं। मैं भी कहता हूँ, भले ही डरते रहें, इस ऑफिस में मेरा प्रभुत्व बना रहे। वैसे घर में तो वो मुझे धमकाती रहती है। सच तो यह है कि उंगली से उठाती है और उंगली से बिठाती है। मेरे आत्मविश्वास को कुचल कर रख दिए। बच्चे कुछ पूछते हैं तो कहता हूँ, जाकर माँ से पूछो। उस दिन फत्तू ने जब कोर्स के बारे में पूछा, तब भी माँ से पूछने के लिए कहा तो कितना चकित हुआ। कह दिया, डैडी, मम्मी को कॉलेज अध्ययन के बारे में क्या पता? मैं भी क्या करूँ, कभी कुछ कहता नहीं हूँ कि मिलिट्री का कायदा लागू हो जाता है। फारसी के जानकार सच कहते हैं कि शादी की पहली रात ही बिल्ली मारनी चाहिए, नहीं तो फिर बीवी सर पर नाच करने लगती है। तौबा तौबा। जबान की कैंची इतनी तेज चलाती है कि मेरा वजूद ही टुकड़ों टुकड़ों में कटकर दर्जी के चिथड़ों की तरह हो जाता है। इससे तो शादी ना करता। पर भाई, शादी करने का तो मेरा भी दिल था। मैं समझा औरत क्या होगी, खांड की डली होगी, उसके नरगिसी चेहरे पर महकती शबनम होगी, जिससे हर वक्त आसपास सुगंध आती रहेगी। वो बात करेगी तो गीत झड़ने लगेंगे और मैं सुध बुध भुलाकर उस मधुरता में मदहोश हो जाऊंगा। मुझे क्या पता कि ये बला मेरे पल्ले पड़ जाएगी। भला शादी की तो हर वक्त उससे कहते रहते, मेरी चाशनी, मेरी रोशनी, मेरी बुलबुल, मेरी सोनी। बिल्कुल मुरीद बनकर उसके पीछे क्यों फिरता रहा? सच, उस वक्त मुझे कितनी अच्छी लगती थी।
पलकें झुकाकर तिरछी नज़र से मेरी ओर देखती थी तो मेरे सारे शरीर में विद्युत प्रवाहित होती थी। उसका दुपट्टा कंधों से खिसक कर नीचे सरक आता था तो मेरी तमन्नाएं ऊपर उभर आती। उसका हाथ पकड़ता था तो वह शर्माकर कहती थी, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो। बस मेरे दिल की उमंगों की तरंगें एक दूसरे के ऊपर लहराती बल खाती रहती। एक अनोखी खुशी की झाग मेरे दिल के किनारे चले आया करती। गर्म और तेज़ अरमानों की चमक मेरे मन पर फैल जाती थी। पर हमारा यार, जब मैं जवान था, जवानी के रंगों के सामने इंद्रधनुष के रंग भी पछाड़ खा जाते। यौवन की उस अवस्था में कड़वी मिठास और मीठी कड़वाहट, मिलना और तड़पाती खुशी और बिछड़ने के सोच भरा सुख, न जाने क्या क्या महसूस किया है। तो क्या अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो सिर्फ 40 पार किए। परदेश में 40 के बाद ही जवानी की ऋतु शुरू होती है। पर दोष भी तो मेरा ही है। तब इतनी खुशामद न करता तो आज इतना सिर घुमा हुआ ना होता। पर अब भी वक्त है, अगर डंडा उठेगा तो भला होगा। क्या कह रहे हो? क्या करोगे आखिर? क्या मारोगे इसे? बस इसी शराफत ने तो मार डाला है। अगर मुझसे कोई मर्द सामने होता तो उसके दांत तोड़ देता। पर इस औरत जात के सामने पता नहीं ये औरतें ऐसी क्यों बनी आखिर। क्यों एक मर्द में दो औरतें समाई हैं, एक कोमल दूसरी कठोर, एक फूल जैसी दूसरी लोहे जैसी, एक शीतल अग्नि और दूसरी जलता पानी। ओह, दो विपरीत चीज़ें मिलेंगी तो ऐसा ही होगा। हे मेरे भगवान, बड़ी समालोचना वाली नज़र होती है उनकी। उस दिन कह रही थी कि चलो बांद्रा मेरी मौसी के पास। अरे, मैं तुम्हारी मौसी के पास चल कर क्या करूँगा? भला दो औरतें मिलती हैं तो बातें करती हैं फ़कत अचार और पापड़ के बारे में, तकरीरें करती हैं भाजियों की महंगाई पर और बहस करती हैं अनजाने लोगों की मंगनी और शादी की बातों पर। मैंने कहा, मैं बैठकर मैगज़ीन पढ़ता हूँ, तो मुंह फुलाकर बैठ गई है। हैफ है हमारी मर्दानगी पर, और शर्मिंदगी होती है हमारे मर्द होने पर। बस अगर औरत ने दो आंसू टपका दिए तो हमने अपनी दाढ़ी दे दी उसके हाथ में। कल बेचारा विष्णु आया था, छुटपन का दोस्त है, सहचर सखा। खाना खाकर निकल पड़े और जाकर अंधेरी में होतू के पास पहुँचे। पर अगर निकल गए तो क्या हुआ? पर घर पहुँचते तो रात को दिन बनाकर रख दिया। बात का बतंगड़ हो गया। शादी की तो नल दमयंती की तरह एक ही चादर में लिपटे से रहे। बस कहती है, उस मिर्ज़ार विष्णु को क्यों नहीं शादी कर ली। वह सुंदर मेरी मासी का बेटा है पूरा घुमक्कड़, सचमुच पक्का बंडलबाज। पर कुछ भी कहो, वो मन बहला जाता है। अगर थोड़ी विस्की पीता है तो क्या हुआ, बोतल अगर पीता हूँ तो उसके मैके से तो नहीं लेके आता। पर सुंदर का कहना है तो उसे अच्छा ही नहीं लगता। अरे, अगर मेरी पत्नी है तो क्या हुआ, तुम्हारा पति हो तो क्या किसी का बिरादर यार दोस्त नहीं हुआ क्या? माँ और बहन को तो सहती नहीं, चाहे वे कितनी भी इससे अच्छी लय ताल में व्यवहार करें। ये बस उनकी कमियों और कमजोरियों की ओर नज़र धरेगी। उसका पति होने के नाते क्या सिर्फ उसकी ही जागीर बन गया? खुद भले ही हज़ारों खर्च करके साड़ियाँ ले ले, पर मजाल है कि बहन के लिए कभी भूले से भी 100-150 की कोई चीज़ खरीदें। मेरी माँ को भी अगर कुछ देती है तो लेखा जोखा सुनाकर, दाम को 10 गुना बढ़ाकर, फिर भी जैसे उस पर बहुत मेहरबानी करते हुए। पैसे मेरे और मेहरबानी उसकी। सालों में बैल की तरह पसीना बहाकर पैसे कमाए और वे उस कमाई के पैसे की मुफ्त में मालकिन बनती है। अजीब माजरा है। सिर्फ मालकिन बने तो गनीमत, पर मेरे समस्त हस्ती के हक वास्ते जैसे उसे सौंपे हुए हैं। मेरे समय पे और मेरे पैसे पर, मेरे आने पर और मेरे जाने पर, मेरे उठने बैठने और बातचीत पर भी उसका हक है। वो लीला है ना, मोती की पत्नी, उसका तौर तरीका, चाल ढाल कितना मधुर व मनमोहक है।
बातचीत भी मेरी गोपी की तरह नहीं है। बात करती है तो लगता है जैसे सुबह की हवा सैर को निकली हो। 2 घड़ी जाकर उसके पास बैठो तो लगता है घुटन भरे कमरे से निकल कर किसी नीम के पेड़ की छांव तले बैठा हूँ। कभी तो उसकी काट खाने वाली बातों से भागकर उसके पास जा बैठता था तो ऐसा लगता था जैसे अष्टमी की रात चांद और तारों के नीचे किसी की मधुर बांसुरी सुन रहा हूँ। पर उसे मेरी खुशी की रास आती सच में परेशान कर दिया। अभी चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ जाऊं तो सवालों से हमला शुरू कर देगी। कहाँ जा रहे हो? मोती के घर में क्या मिलता है? इससे बेहतर है घर में बैठकर आराम करो। दिल कहता है कि कह दूँ, मेरी हर बात में हस्तक्षेप क्यों करती हो? आराम जाने और मैं जानूँ तुम क्यों बीच में परेशान करती हो? वो घूरती इस तरह थी जैसे जहर भरा तीर फेंक रही हो। आखिर तो मैं भी आदमी हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। अरे उस ईश्वर ने भी एक कहानी लिखी थी, मरा हुआ मकोड़ा। पर वह मैं मकोड़ा बनूँ, बेगैरत मर्द बनूँ, ये तो होना ही नहीं है। गर्दन मोड़ दूँगा, मरोड़ कर फेंक दूँगा। पर भैया ये है सच। बचपन में रिकॉर्ड प्लेयर पर सुना था, होठ चढ़ियो घोड़िया ते नास पितो बोड़े, सवा घड़िया वास्ते सजी उम्र थोलोड़े। मतलब दूल्हा चढ़ा घोड़ी पे, सब कुछ दांव पर लगाकर सवा घड़ी के वास्ते उम्र भर भोगता है। बस खांड पर जमा कीड़ों मकोड़ों जैसी हालत में हम मर्दों की। अरे शायद धोबी बन गया हूँ, सोच रहा हूँ कुर्ता निकाल कर पहन लेता हूँ। मुश्किल से जाकर इतवार मिलता है, आज लेट जाता हूँ। अरे पर इसका बदन तो टूट गया। कहता हूँ कि टाँक ले, नहीं नहीं रहने दो बेचारी को, भले आज़ादी का आजम ले दे दो। नहीं तो ऐसा मजबूत टाँकिया कि क्या कहूँ। छेद से सुई पार करके चारों ओर धागा लपेट कर सुई आर पार, धागा चारों ओर। अरे लेट क्यों गए हो? भाभी के पास चलना है, जल्दी तैयार होकर आओ, नहीं तो कहोगे धूप में लेकर चली थी इसलिए सर में दर्द हो गया। आज छोड़ दो, तुम भाभी के पास हो आओ, मैं बैठ जा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? सबके साथ थोड़ा ही रिश्ता तोड़ दोगे? उठो, कमीज पहनो,